आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं है का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 3, 2 और 1 गिन गिन कर आखिर वो दिन भी आ ही गया। दोपहर को 1 बजे उड़ान थी। सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग विमान में यात्रा का प्रबंध हुआ था। अब्दुल्ला ने आग्रह किया था कि पहले पिनांग में ही नाटक प्रदर्शन होना चाहिए। इसलिए सिंगापुर में उतरने के बाद उन तीनों को हवाई जहाज बदलकर पिनांग जाना था। उन्हें लेवा ले जाने के लिए स्वयं अब्दुल्ला सिंगापुर हवाई अड्डे पर उपस्थित होने वाले थे। यात्रा के दिन गोपाल बहुत बहुत खुश था। माधवी और मुत्तु कुमरन से किसी प्रकार की तकरार या तनाव न बढ़ाकर सलीके से पेश आ रहा था। बंगले में आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। पोर्टिको और बगीचे में जगह न होने से अनेक छोटी बड़ी कारें बोग रोड में ही खड़ी की गई थीं। जिलजिल और दूसरे पत्रकार फोटो खींचते अघा नहीं रहे थे। आने जाने वालों में से किसी को भी गोपाल ने अपनी आंखों से बचने नहीं दिया और हाथ मिलाकर विदा ली। सिने निर्माता, सह कलाकार और मित्र वृंद बड़ी बड़ी मालाएं पहनाकर गोपाल को विदा कर रहे थे और फिर वापस जा रहे थे। पूरे हॉल में फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां ऐसी बिखरी थीं मानो खलिहान में धान की मड़ियां सुखाई गई हों। एक कोने में गुलदस्तों का अंबार सा लगा था। 11:15 हवाई अड्डे के लिए वहां से रवाना हुए तो गोपाल की कार में कुछ फिल्म निर्माता और सहयोगी कलाकार भी चढ़ गए थे। इसलिए मुत्तु कुमरन और माधवी को एक अलग कार में अकेले चलना पड़ा। मीनमबाक्कम में भी कई लोग माला पहनाने आए थे। दर्शकों की अपार भीड़ थी। मुत्तु कुमरन के लिए ये पहला हवाई सफर था, अतः हर बात में उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। विदा देने वालों की भीड़ गोपाल पर जैसे छाई हुई थी। उनमें से बहुतों को माधवी भी जानती थी। उनसे बात करने और विदा होने के लिए वो गोपाल के पास चली जाती तो यहाँ मुत्तु कुमरन अकेला रह जाता। इसलिए वो मुत्तु कुमरन के पास ही खड़ी रही। बीच बीच में गोपाल उसका नाम लेकर पुकारता और कुछ कहता तो वो जाकर उत्तर देती और वापस आकर मुत्तु कुमरन के पास खड़ी हो जाती। माधवी को ये अपना कर्तव्य सा लगा कि वो इस तड़क भड़क और चहल पहल वाले माहौल में मुत्तु कुमरन को अकेला और अनजाना सा महसूस नहीं होने दे, क्योंकि वो उसकी मानसिकता से परिचित थी। साथ ही उसे इस बात की भी आशंका थी कि उसे हमेशा मुत्तु कुमरन के पास देखकर कहीं गोपाल बुरा न मान जाए। पर उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। कस्टम्स की औपचारिकता पूरी करके जब वे विदेश जाने वाले यात्रियों की लाउंज में पहुंचे तो मुत्तु कुमरन ने माधवी को छेड़ा। तुम तो नाटक की नायिका हो और गोपाल नायक, तुम दोनों का जाना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के बीच तीसरे व्यक्ति की हैसियत से किस खुशी में सिंगापुर आ रहा हूं। माधवी ने एक दो क्षण इसका कोई उत्तर नहीं दिया, हंसकर टाल गई। कुछ क्षणों के बाद उसके कानों में मुंह ले जाकर बोली, गोपाल नाटक के कथानायक हैं, पर कथानायिका के असली कथानायक तो आप ही हैं। यह सुनकर मुत्तु कुमरन के होंठ खिल उठे। उसी समय गोपाल उनके पास आया और पूछा, उस्ताद के कानों में कौन सा लतीफा डाल रही हो? कुछ नहीं, इनकी ये पहली हवाई यात्रा है। हाँ हाँ, ये मेडन फ्लाइट, पहली उड़ान है, पर लगाकर उड़ेंगे। गोपाल आज बेहद खुश था। बोला, हमें अपनी धाक का ऐसा डंका पिटवाना चाहिए कि मलेशिया भर में इसी बात की चर्चा होती रहे कि वहां के लोगों ने ऐसा बढ़िया नाटक आज तक नहीं देखा। सिंगापुर जाने वाला एयर इंडिया बोइंग विमान बंबई से उड़ता हुआ बड़ी भव्यता के साथ उतरा। ऊंची आवाज भरते हुए उस विमान के उतरने का दृश्य मुत्तु कुमरन बड़े उत्साह और विस्मय से देख रहा था। उस जैसे देहाती कवि के लिए ये सब बिल्कुल नए अनुभव थे। इनसे उसे गर्व अनुभव हो रहा था।
माधवी भी उस दिन खूब सज धज कर आई थी। मुत्तु कुमरन को बार बार ये भ्रम होने लगा कि वो किसी अपरिचित लड़की को देख रहा है। अपना भ्रम दूर करने के बहाने बार बार उसे देखकर वो पुलकित हो रहा था। थोड़ी देर में ही इस हवाई जहाज के यात्री अंदर आकर बैठने के लिए बुलाए गए। माधवी, मुत्तु कुमरन और गोपाल हवाई जहाज की ओर बढ़े। हवाई जहाज के अंदर घुसते ही भीनी भीनी खुशबू हवा में और मीठी मीठी स्वर लहरी कानों में तैरने लगी। मुत्तु कुमरन, माधवी और गोपाल की सीटें एक ही कतार में एक के बाद एक थीं। माधवी बीच में बैठी, मुत्तु कुमरन इस ओर बैठा और गोपाल उस ओर। जहाज गंभीर ध्वनि के साथ उड़ने लगा तो जमीन से ऊपर उड़ने का उत्साह तीनों के मन में भर उठा। आहा, जमीन से ऊपर उड़ने में कितना आनंद है। हवाई जहाज के ऊपर और ऊपर उड़ने पर गोपाल ने व्हिस्की मंगाकर पी। मुत्तु कुमरन और माधवी ने ऑरेंज जूस। तीनों इकोनॉमी क्लास के यात्री थे, अतः गोपाल ने व्हिस्की के लिए पैसा भी दिया। मुत्तु कुमरन को लगा कि हवाई जहाज के अंदर एक छोटी सी दुनिया ही चल रही है। गौर से न देखने पर लगा कि इतनी तीव्र गति से चलने वाला जहाज भीतर जैसा का तैसा खड़ा है। इस नए अनुभव के सुख में बहते हुए मुत्तु कुमरन को माधवी या गोपाल से बातें करने का ख्याल ही नहीं आया। हवाई जहाज के अंदर वाले माइक ने प्रसारित किया कि अब हम निकोबार द्वीपों के ऊपर से उड़ रहे हैं। नीचे नारियल के पेड़ और खपरेल वाले घर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में धुंधली सी जमीन पर दिखाई पड़े। डिसएम्बार्केशन कार्ड के बंटने पर माधवी ने उन पर हस्ताक्षर करके होस्टेस को वापस कर दिया। दोपहर का भोजन हवाई जहाज पर ही बांटा गया। गोपाल ने खाने के बाद व्हिस्की मंगाकर पी। हवाई जहाज के 90 से अधिक यात्रियों को परिचारिकाओं ने कितनी फुर्ती से खाना परोसा। कितनी मीठी आवाज में यात्रियों के कानों के पास अपने होठों को ले जाकर उनकी फरमाइशों के बारे में पूछताछ की। मुत्तु कुमरन ये तमाशा देखकर विस्मय में पड़ गया। हवाई जहाज में हल्की ठंडक और यूडी कोलोन की खुशबू तिर रही थी। मुत्तु कुमरन ने इस बारे में पूछा तो गोपाल ने कहा कि हर उड़ान के पहले एयरक्राफ्ट के अंदर खुशबू स्प्रे की जाती है। नीचे बहुमंजिली इमारतें, समुद्र पर तैरने वाले जहाज आदि दिख पड़े। सिंगापुर का स्थानीय समय सूचित किया गया। भारत और सिंगापुर के समय में लगभग 2 घंटे से अधिक का फर्क था। यात्रियों ने तुरंत अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। हवाई जहाज सिंगापुर के हवाई अड्डे पर उतरा। मीनमबाक्कम से चलते हुए माधवी ने मुत्तु कुमरन की जिस तरह से बांधने में मदद की थी, वैसी ही मदद जहाज से उतरते वक्त भी सीट बेल्ट खोलने में की। हवाई अड्डे के रनवे में छोटे बड़े कई हवाई जहाज़ों को खड़े पाकर मुत्तु कुमरन एकदम विस्मय में पड़ गया। अपने प्रिय कलाकारों को देखने के लिए हवाई अड्डे के बाहर भीतर और बालकनियों में खचाखच भीड़ भरी थी। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया। मालाओं के पहाड़ ही लग गए। हवाई अड्डे के लाउंज में ही माधवी और गोपाल ने टेलीविजन के लिए इंटरव्यू दिया। उत्सुक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए जैसे उमड़ पड़ी। मुत्तु कुमरन का नाम, यश या आगमन का अधिक विज्ञापन नहीं किया गया था, अतः माधवी और गोपाल के इर्द गिर्द ही स्वागत की रौनक थी। मालाओं का अंबार लगा था। मुत्तु कुमरन ने इसका बुरा नहीं माना। उसने दुनिया के सामने अपना ढिंढोरा ही कहाँ पीटा था कि उसका भी ठाठ बाट से स्वागत हो। सिने सितारों की हैसियत पर पहुंचने वालों का जो ग्लैमर होता है, वो मुत्तु कुमरन जैसे कलाकारों को आसानी से कहाँ से मिलेगा। अभी अभी तो वो मद्रास आया है और गोपाल की मेहरबानी से एक नाटककार बनने का उपक्रम कर रहा है। जो अपने देश में ही नसीब नहीं, वो सम्मान दूसरे देशों में क्यों कर मिलेगा। मुत्तु कुमरन को अपनी इस हैसियत का खूब पता था। फिर भी लोगों ने उसके सुदर्शन व्यक्तित्व को यों देखा मानो किसी कलाकार को देख रहे हों। इस पर वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अब्दुल्ला जिस तरह माधवी और गोपाल से पेश आए, वैसे मुत्तु कुमरन के साथ पेश नहीं आए। हो सकता है इसके मूल में मद्रास में उनके साथ हुई घटनाएं हों। माधवी से मुत्तु कुमरन ने कहा, मुझे डर लग रहा है कि भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं और तुम लोग भी इस चहल पहल में मुझे भूल न जाओ। फिर मैं इस नए देश में क्या कर पाऊंगा। वैसा कुछ नहीं होगा। मेरी आंखें चोरी छिपे लेकिन हमेशा आपकी निगरानी कर रही हैं। जब सबकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हैं, तब तुम मुझे कहाँ से देख पाओगे। मैं तो देख पा रही हूं, पाओगी का सवाल ही नहीं उठता। ना जाने आपने मुझ पर कौन सा टोना टोटका कर दिया है कि मैं आपके सिवा और किसी को देख ही नहीं पा रही। माधवी की बात सुनकर वो फूला न समाया। सिंगापुर के हवाई अड्डे के लाउंज में 1.25 घंटा बिताने के बाद वे एक दूसरे हवाई जहाज पर पिनांग के लिए रवाना हुए। पिनांग जाने वाले मलेशियन एयरवेज के हवाई जहाज पर
अब्दुल्ला और गोपाल केबिन के पास वाली अगली सीट पर अकेले बैठकर बातें करने लग गए। उनके 4 सीट पीछे मुत्तु कुमरन और माधवी भी साथ बैठकर बातें करने लगे। जहाज पर कोई विशेष भीड़ नहीं थी। माधवी बड़े प्यार से बोली, जहां देखो इस देश में हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये जगह सचमुच बहुत अच्छी है। हाँ, ये देश ही क्यों, इस देश में तुम भी इतनी प्यारी लग रही हो कि बिल्कुल परी सी लगती हो। आप तो खुशामद कर रहे हैं, तभी तो कुछ मिलेगा। सचमुच माधवी का दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे से माला की तरह बढ़ा और उसका दाहिना कंधा सहलाने लगा। बड़ा सुख मिल रहा है। ये हवाई जहाज है, आपका आउट हाउस नहीं। अपनी मर्जी यहां नहीं चल सकती। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि जब कभी तुम आउट हाउस में आई मैंने अपनी मर्जी पूरी कर ली। तौबा तौबा, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल है मेरे राजा। माधवी ने उसके कानों में फुसफुसाया। मुत्तु कुमरन ने उससे पूछा, जो समुद्री जहाज से चले गए थे वे आज पिनांग पहुंच गए होंगे ना? नहीं, कल सवेरे ही पहुंचेंगे। कल उनका पूरा रेस्ट है। पहले हम तीनों का प्रोग्राम है साइट सीइंग का। पहला नाटक परसों है। कहाँ कहाँ नाटक खेलने का आयोजन हुआ है? पहले के 4 दिन पिनांग में नाटक का मंचन है। बाद के 2 दिन इप्पो में है। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए कुआलालंपुर में है। बाद के 2 दिनों में फिर साइट सीइंग, रेडियो टेलीविजन के लिए साक्षात्कार वगैरह है। अंतिम सप्ताह सिंगापुर में नाटक है। फिर वहीं से मद्रास के लिए हवाई उड़ान है। माधवी ने उसे पूरा कार्यक्रम बता दिया। मुत्तु कुमरन को उसके साथ बातें करते रहने का जी हुआ तो बोला, आज तुम्हारे होंठ इतने लाल क्यों हैं? बोलो ना। इसलिए कि आपसे मुझे बड़ा प्यार है। गुस्से में भी औरतों के होंठ लाल हो जाते हैं ना? हाँ हाँ, हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले सिंगापुर के हवाई अड्डे पर आप जैसे महान व्यक्तित्व का स्वागत न कर हम जैसी नाचीज खिलाड़ियों का जब अब्दुल्ला ने दौड़ दौड़ कर और सिर पर उठाकर स्वागत किया था, तब मुझे इस दुनिया पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तुम्हें गुस्सा आया होगा, पर मुझे नहीं। मेरा दिल तो उस वक्त बल्लियों उछलने लगा था। हाँ, मुझे इस बात से अवश्य गर्व ही हो रहा था कि मेरी माधवी का कितना मान सम्मान हो रहा है। उतनी बड़ी भीड़ में महल जैसे हवाई अड्डे के लाउंज में हाथों में भारी भरकम फूल की मालाएं लिए हुए तुम तितली की तरह खड़ी थी और मेरा दिल बुलबुल की तरह फुदक रहा था। अगल बगल में न जाने कौन खड़े थे और मेरा दिल तड़प रहा था कि आप खड़े हों तो कितना अच्छा रहे। हाँ, मुझे इसका पता था, क्योंकि अब हम 2 दिल नहीं, एक दिल हैं। आपके मुंह से ये सब सुनते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जैसे वशिष्ठ के मुंह से ब्रह्म ऋषि सुनना। क्या कहती हो तुम? आपके मुंह से आखिर निकल ही गया ना कि हम दोनों एक हैं। मुत्तु कुमरन के मन में आया कि बातें बंद कर माधवी को आलिंगन में भरकर एक हो जाए। इसी वक्त गोपाल और अब्दुल्ला वहां आए। माधवी, अब्दुल्ला साहब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जरा उस तरफ अगली सीट पर चली जाओ ना। गोपाल ने आंखें मटका कर कहा तो माधवी की आंखें आप ही आप मुत्तु कुमरन पर ठहर गई। माफ करना उस्ताद, गोपाल ने मुत्तु कुमरन से ही प्रार्थना की, मानो उसकी धरोहर को एक पल के लिए मांग रहा हो। मुत्तु कुमरन को आश्चर्य हो रहा था कि वो उससे क्यों अनुमति चाह रहा है। साथ ही उसका आंखें मटकाकर माधवी को बुलाने पर क्रोध भी आ रहा था। गोपाल के कहने पर भी माधवी मुत्तु कुमरन को देखती हुई यों बैठी रही कि बिना उसकी अनुमति के उठने का नाम नहीं लेगी। अब्दुल्ला का चेहरा कठोर हो गया। वो भारी आवाज में अंग्रेजी में चीखे, हु इज ही टू ऑर्डर हर? वाई आर यू अननेसेसरली आस्किंग हिम? जाओ, अंग्रेजी में वो कुछ चिल्ला रहा है, मुत्तु कुमरन ने माधवी के कानों में कहा। अगले क्षण माधवी ने जो किया उसे देखकर मुत्तु कुमरन को ही विस्मय होने लगा। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में वहां आती हूं। इनसे जो बातें हो रही थी उन्हें पूरा करके आऊंगी। माधवी ने अब्दुल्ला को वहीं से उत्तर दिया। गोपाल का चेहरा कटु और कठोर हो गया। दोनों केबिन की ओर बढ़े और पहली कतार की अपनी सीटों पर गए तो मुत्तु कुमरन बोला, हो आओ ना, विदेश आकर व्यर्थ की बला मोल क्यों ले रही हो? माधवी के होंठ फड़क उठे। बोली, मैं चली गई होती, पर उसने अंग्रेजी में क्या कहा मालूम? कहो तो सही। आपके बारे में गोपाल से उसने कहा कि इसे हुक्म देने वाला ये कौन होता है, उससे जाकर क्यों पूछते हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक ही तो कहा। उसके होठ आरक्त पुष्प बनकर फड़कने लगे, आंखों में आंसू भर आए। दोनों का भेद यद्यपि मुत्तु कुमरन ने कौतुक के लिए किया था, फिर भी माधवी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं अब्दुल्ला के पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहकर फड़कते होंठों वो
हाथ बांधे बैठ गई। हवाई जहाज किसी अड्डे पर उतरा। नीचे जमीन पर कोत्तपारू एयरपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दिया। मालूम हुआ कि वो जहाज कोत्तपारू, कुवांतान, कुआलालंपुर, इप्पो आदि जगहों में उतरने के बाद अंत में पिनांग को जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। शाम के झुटपुटे में वो हवाई अड्डा और चारों ओर के हरे भरे पर्वत प्रदेश बहुत सुंदर दिखाई दिए। जहां देखो मरकत की हरितिमा छाई थी। पहाड़ों पर रबर के बगीचे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो कर्लिंग करके केश कुंतल से बनवाए गए हों। केले और रबुनतान के पेड़ झुंड के झुंड खड़े थे। वहां की पर्वत स्थली वनस्थली जैसी थी। रंबुतान, डोरियान जैसे मलेशियाई फलों के बारे में स्वदेश में ही मुत्तुकुमरन ने चेट्टीनाडु के एक मित्र के मुंह से सुन रखा था। एक मलाय स्त्री जो उस हवाई जहाज की होस्टेस थी, हाथ में ट्रे लिए केबिन से निकलकर आखिरी सिरे तक आती जाती रही। उसका डील डॉल ऐसा था कि पीठ और छाती का फर्क ही मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी सुंदर थीं मानो सफेद मखमल पर काले जामुन लुढ़क गए हों। हवाई जहाज उस अड्डे से रवाना हुआ तो सिर्फ गोपाल उनके पास आया और बोला, माधवी, तुम्हारा बर्ताव अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक है। माधवी ने आंखें पोंछी और सीट की बेल्ट खोलकर उठी। इस बार मुत्तु कुमरन से कुछ कहे और उसका मुंह देखे बिना अब्दुल्ला की सीट की ओर बढ़ी। मुत्तु कुमरन अपने को अकेला महसूस न करे, इस विचार से गोपाल माधवी की सीट पर बैठकर उससे बातें करने लगा। बात यह है उस्ताद, अब्दुल्ला जरा शौकीन किस्म का आदमी है, काफी बड़ा रईस। एक तारिका के पास बैठने बोलने को लालायत है, औरतों का दीवाना भी है। उसके पास बैठकर जरा देर बातचीत करने में क्या बुराई है। उसी की कॉन्ट्रैक्ट पर तो हम इस देश में आए हैं। ये बातें माधवी की समझ में नहीं आती। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल नहीं समझती, वो बड़ी होशियार है और अक्लमंद भी, आंखों के इशारे समझने वाली है। वैसे उस्ताद, तुम्हारे आने के बाद वो एकदम बदल गई है। जिद पकड़ लेना, गुस्सा उतारना, उदासीनता बरतना, ना जाने क्या क्या बदलाव आ गए। ये सब मेरी ही वजह से आए हैं ना। ऐसा कैसे कहूं, फिर तुम्हारे गुस्से का कौन सामना करे। तो फिर किस मतलब से तुमने ये बताया गोपाल? मुत्तु कुमरन की आवाज को ऊंचा पड़ते देखकर गोपाल दिल ही दिल में डर गया। मुत्तु कुमरन आग उगलते हुए बोला, औरत औरत है, कोई व्यापार की चीज नहीं, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा ये काम मुझे कलाकार का काम नहीं लगता। ऐसे काम करने वाले तो दूसरे होते हैं। मुझे इतना तो जरूर पता चल गया है कि अब तुम पहले के नाटक कंपनी वाले गोपाल नहीं। अब्दुल्ला या ऐरा गैरा कोई तुम्हारी कद्र करे तो इसलिए करे कि तुम एक कलाकार हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ 4-5 लड़कियां हैं जो तुम्हारे इशारे पर चल सकती हैं। क्या तुम ऐसी ही कद्र की खोज में हो? बड़ी अफसोस की बात है। इस गहमा गहमी के बीच दोनों को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि हवाई जहाज कहाँ कहाँ उतरा और फिर उड़ान भरता रहा। जब हवाई जहाज कुआलालंपुर के सुबांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो अब्दुल्ला ने आकर कहा, यहां कुछ लोग माला पहनाने आए होंगे, जरा आइए, लाउंज तक हो आए। गोपाल गया। माधवी संकोचवश खड़ी रही। मुत्तु कुमरन तो अपने आसन से उठा ही नहीं। वो माधवी से बोला, मैं नहीं आता, मेरे लिए कोई माला नहीं लाया होगा, तुम हो आओ। तो मैं भी नहीं जाती। अब्दुल्ला ने फिर हवाई जहाज के अंदर आकर अनुरोध किया, डोंट क्रिएट अ सीन हियर, प्लीज डू कम। माधवी उनके पीछे चली। उसने भी तो सिर्फ माधवी को ही बुलाया था। अब्दुल्ला ने मुत्तु कुमरन की ओर तो आंखें उठाकर देखा तक नहीं। कुआलालंपुर में आए हुए लोगों की माला मर्यादा और गुलदस्ते स्वीकार कर गोपाल, अब्दुल्ला और माधवी तीनों हवाई जहाज पर चढ़ आए। अरे रे, उस्ताद नीचे उतर कर नहीं आए क्या? गोपाल ने ऐसी नकली हमदर्दी सी जताई मानो मुत्तु कुमरन के हवाई जहाज के अंदर ही ठहर जाने की बात का उसे अभी अभी पता चला हो। मुत्तु कुमरन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हवाई जहाज फिर उड़ान भरने लगा तो पहले की तरह अब्दुल्ला और गोपाल अगली पंक्ति में बैठकर बातें करने चले गए। माधवी भी मुत्तु कुमरन के पास आकर पहले जहां बैठी थी वहीं बैठ गई और रूमाल से मुंह ढक लिया, मानो बहुत थक गई हो। थोड़ी देर वे दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। अचानक किसी के सिसकने की आवाज आई तो मुत्तु कुमरन ने आसपास की सीटों की ओर मुड़कर देखा। आगे पीछे की ही नहीं, अगल बगल की सीटें भी खाली थीं। उसके मन में कुछ संदेह हुआ तो उसने माधवी के चेहरे पर से रूमाल हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। माधवी ने वो हाथ रोक लिया, लेकिन फिर उसने जबरदस्ती रूमाल खींच लिया तो देखा माधवी आंसू बहाती हुई सिसक रही है। ये क्या कर रही हो? यहां आकर जगहसाई करने पर तुली हो? मेरा दिल खौल रहा है। क्यों, क्या हुआ? उस उल्लू के पट्टे को इतना भी लिहाज नहीं रहा कि आपको भी बुला ले? वो कौन होता है मुझे बुलाने वाला?
पूछते हुए उसने रूमाल से उसकी आंखें पोंछीं और बड़े प्यार से उसके सिर के बाल सहलाए। मेरा इसी क्षण मर जाने को जी कर रहा है, क्योंकि इस क्षण में आप मुझ पर प्रेम बरसा रहे हैं। अगले क्षण कौन जाने आपका गुस्सा उभारने का कोई गलत काम हो जाए। इससे अच्छा तो प्यार के क्षणों में ही मर जाना है ना। सुनो, पागल की तरह बको मत और कोई दूसरी बातें करो। हाँ, अब्दुल्ला के पास गई थी ना तुम? वो क्या बोल बक रहा था? कुछ नहीं, बेहूदी बातें बकता रहा। 10 मिनट से भी ज्यादा देर तक उसकी बकवास सुननी पड़ी। कह रहा था, आई एम अ मैन ऑफ फैशंस एंड फैंसीज। इसका क्या मतलब? माधवी ने मतलब भी बता दिया और इसके साथ ही मुत्तु कुमरन भी बोलना बंद कर किसी सोच में पड़ गया। हवाई जहाज इप्पो में उतरा। वहां भी माला पहनाने के लिए कई प्रशंसक तैयार खड़े थे। सिर्फ गोपाल ही अब्दुल्ला के साथ उतर कर गया। माधवी सिरदर्द का बहाना बनाकर इस सिरदर्द से बच गई। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं है का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।